हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 10 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के प्रश्नोत्तर लेकर के आई हूँ। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने इसके पूरे मटेरियल को कवर किया था इस चैप्टर के, और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा और समझा होगा। तो आप इन प्रश्नोत्तर को अच्छे से हल भी कर पाए होंगे। हल कर पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो उठाइए कॉपी पेंसिल और मेरे साथ साथ इनको हल कीजिए। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी आप इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो बच्चों, हम जानते हैं कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार। क्षार ही लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो क्षार का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। तो इन सब में 7 से अधिक पीएच किसका है, ये 10, डी ऑप्शन। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। अगला है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। तो बच्चों, हम जानते हैं कि अंडे के जो पिसा हुआ कवच है इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। और जो गैस चूने के पानी को दूधिया कर रही है वो कौन सी गैस होती है, CO2। CO2 गैस ही चूने के पानी को दूधिया करती है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया करेगा कि CO2 उत्पन्न हो, तो बच्चों हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। तो इसमें ये किसके साथ क्रिया करेगा, HCl के साथ। और ये HCl के साथ क्रिया करने से क्या क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, जल बनाएगा और लवण बनाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बच्चों हमने NaOH का कितना विलयन लिया है, 10 ml और HCl का 8 ml। और जब हम NaOH के विलयन को 20 ml कर देंगे यानी कि डबल कर देंगे, तो हमको HCl का विलयन भी डबल करना होगा। डबल यानी कि 8 का डबल हो गया 16 ml। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 ml। अगला है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा था कि जब हमें अपच हो जाती है तो वहां पर उदर भाग में एसिड ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिसकी वजह से हमको जलन महसूस होने लगती है। और इसके उपचार के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड का। ये एंटासिड क्या करती है, ये अम्ल के प्रभाव को, ये क्षारक होते हैं, इसमें क्षारक होते हैं और ये अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, उसे उदासीन कर देते हैं। तो इसके लिए हम किस औषधि का उपयोग करेंगे, एंटासिड का। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसमें सबसे पहले दिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। इसके लिए सबसे पहले हमें शब्द समीकरण लिखना होगा और उसके बाद संतुलित समीकरण भी लिखना होगा। तो इसका शब्द समीकरण हो जाएगा जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी को जब हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ZnS मतलब सॉलिड यानी ठोस प्लस H2SO4 एक्वस यानी इसका जलीय विलयन लिया है, तो क्या बना है, ZnSO4 एक्वस प्लस H2 गैस यानी कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब अगला है बी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो बच्चों, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक अम्ल है और मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है। जब ये मैग्नीशियम धातु के, जब हम जानते हैं
कि जब अम्ल मैग धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसको हम शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण के माध्यम से आइए समझते हैं। ये देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम इजिकल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे 2HCl एक्वस। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसको एक्वस फॉर्म में लिया है, और जब ये मैग्नीशियम धातु से क्रिया करेगा Mg क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, तो ये बन जाएगा MgCl2 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। और MgCl2 क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस है ये, मतलब जलीय विलयन है। अगला है एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या होता है, तो एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आइए इसी को समीकरण के रूप में लिखते हैं। एल्यूमिनियम 2Al सॉलिड प्लस 3H2SO4 इज इक्वल टू Al2SO4 का होल थ्राइस एक्वस प्लस 3H2 गैस। Al2SO4 का होल थ्राइस ये क्या है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ भी हमने देखा कि H2SO4 एक अम्ल था, और जब ये एल्यूमिनियम धातु है, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है डी में पूछा था तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। आइए इसका आंसर देखते हैं। लौह का रेतन मतलब लोहा, जब इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लोहा यानी Fe आयरन सॉलिड फॉर्म में, प्लस 2HCl एक्वस मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका एक्वस यानी कि हमने तनु विलयन लिया, इजिकल टू FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड, ये लवण है, और प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो ये इसका ऊपर ये शब्द समीकरण था और ये इसका रासायनिक समीकरण। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। बच्चों, हमें ये क्रियाकलाप के द्वारा दिखाना है कि एल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन फिर भी इनका वर्गीकरण हम अम्ल की तरह नहीं करते। तो इसको हमें एक क्रियाकलाप के द्वारा दिखाना है। आइए इसे करते हैं। इसमें हम एक ये बीकर लेते हैं और एक कॉर्क लेते हैं, और कॉर्क पे हम ये 2 कील लगा देते हैं, और कॉर्क पे कील लगाने के बाद इस कॉर्क को हम बीकर के अंदर रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन कीलों को बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। ये कील को देखिए, इसके साथ जोड़ दिया, और दूसरी कील को दूसरे टर्मिनल के साथ स्विच और बल्ब के द्वारा जोड़ दिया। अब हम इसमें एक तनुकृत अम्लीय विलयन भर लेंगे। अम्लीय विलयन का ले लेंगे इसमें हम, और फिर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। और जब हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो देखेंगे हम बल्ब जलने लगता है। तो बच्चों, बल्ब क्यों जला, क्योंकि जो अम्लीय विलयन था उसमें से होकर विद्युत का प्रवाह हुआ। क्योंकि अम्लीय विलयन जो होता है वो H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से इसमें विद्युत का चालन हुआ। अब हम इस अम्लीय विलयन की जगह अगर इस बीकर में एल्कोहल और ग्लूकोज ले लेंगे, मान लीजिए, तो क्या होगा, तो एल्कोहल और ग्लूकोज ले लेंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब नहीं जला। हम विद्युत एल्कोहल और ग्लूकोज लेने पर हमने जब विद्युत धारा प्रवाहित करी तो हम देखेंगे बल्ब नहीं जला। अब इसमें क्या हुआ, बल्ब नहीं जला, तो बच्चों इसमें H+ आयन उत्पन्न नहीं हुए, जिसकी वजह से विद्युत का चालन ये नहीं कर पाया। आइए इस प्रयोग से हमने क्या कंक्लूजन निकाला वो देखते हैं। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित H+ आयनों के द्वारा होता है। क्योंकि अम्लीय विलयन में H+ आयन थे, इसकी वजह से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो पाया और बल्ब जला। जबकि ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन ये क्या करता है, ये विद्युत का चालन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये दोनों ही H+ आयन उत्पन्न नहीं करते, और हम जानते हैं कि विद्युत का चालन अम्लीय विलयन में H+ आयन के कारण ही होता है।
अब क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं है, अतः इनका वर्गीकरण हम अम्ल की तरह नहीं करते, अम्ल के साथ इनको वर्गीकृत नहीं करते। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? देखिए, विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। ये बच्चों हमने पीछे भी समझा और जब चैप्टर पढ़ा था तब भी समझा था कि विद्युत के चालन के लिए हमें आयन चाहिए ही। तो आश्रित जल जो होता है वो शुद्ध होता है, अर्थात इसका पीएच कितना होता है? 7, यानी कि उदासीन, और इसमें कोई अशुद्धि नहीं होती। और जब इसमें इसका पीएच 7 है और ये उदासीन है तो ये कोई भी आयन उत्पन्न नहीं करेगा, अतः इसमें आयन न होने के कारण यह विद्युत का चालन नहीं करता और विद्युत का चालक नहीं होता। जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि वर्षा का जल अम्लीय होता है। वर्षा का जल कैसा होता है? अम्लीय। और अम्लीय होने के कारण इसमें आयन उत्पन्न होते हैं और आयन उत्पन्न होते हैं और इन्हीं आयनों के कारण इसमें विद्युत का चालन संभव हो पाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? बच्चों, हम जानते हैं कि अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, जल के बिना ये आयन उत्पन्न नहीं करते, तथा जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन उत्पन्न नहीं करते। H+ आयन जो होते हैं वो अम्ल की अनुपस्थिति में इनसे पृथक नहीं हो पाते। इस कारण जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता, क्योंकि अम्लीय व्यवहार के लिए इससे H+ आयन का अलग होना बहुत आवश्यक है और ये जल की उपस्थिति में ही संभव हो पाता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 विलयनों A, B, C, D व E की जब सार्थक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है या दुर्बल क्षारीय है? तो बच्चों, हम जानते हैं, पीएच स्केल को हमने अच्छे से पढ़ा है कि ऐसे विलयन जिनका पीएच 7 है तो वो कैसे होंगे? उदासीन। 7 वाले उदासीन होते हैं और 7 से जब 1 की तरफ, 0 की तरफ चलेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो क्या होगा? इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। और 7 से ऊपर चलेंगे 14 तक तो इसका क्षारकीय प्रकृति बढ़ती जाती है। इसलिए उदासीन कौन सा होगा? जिसका पीएच कितना होगा? 7। और विलयन प्रबल क्षारीय कौन सा होगा? जिसका पीएच, अब क्षारीय के 2 हैं हमारे पास, 9 और 11, ये 7 से ऊपर हैं, तो 9 वाला दुर्बल क्षार होगा और 11 वाला प्रबल क्षार होगा। तो प्रबल क्षारीय क्या होगा? जिसका पीएच 11 होगा। अब बात आती है प्रबल अम्लीय। प्रबल अम्लीय ऐसे 7 से नीचे जाएंगे तो जो 1 है ये कैसा होगा? प्रबल अम्लीय। और दुर्बल अम्लीय 4 कैसा होगा? जिसका पीएच 4 होगा वो विलयन दुर्बल अम्लीय होगा। और दुर्बल क्षारीय पीएच जिसका 9 होगा वो दुर्बल क्षारीय होगा। अब वो कहता है कि पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बच्चों, ये भी हम जानते हैं कि 7 से जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, लेकिन 7 से ऊपर 14 की तरफ बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटती जाती है। तो हमको इन्हें आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे कम होगी, और वो सबसे कम किसमें होगी? प्रबल क्षार में, यानी कि जिसका पीएच 11 होगा। और फिर उसके बाद उससे ज्यादा किसकी होगी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिसका पीएच 9 होगा। और फिर उसके बाद पीएच 7 वाला तो उदासीन है, और फिर पीएच 4 जो है, इनकी जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है वो इन सबसे अधिक होगी। जिसका पीएच 1 है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो ये हमने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के बढ़ते हुए क्रम में पीएच को अरेंज किया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, परखनली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए
और परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा परखनली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOS डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा व सांद्रता समान है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? तो बच्चों, हम मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है, और HCl और एसिटिक अम्ल ये दोनों क्या है? अम्ल। और हम जानते हैं कि जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो परखनली ए में तेजी से बुदबुदाहट होगी। क्यों होगी? क्योंकि परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि परखनली बी में उपस्थित एसिटिक अम्ल की अपेक्षा एक अधिक प्रबल अम्ल है। बच्चों, हम जानते हैं कि HCl क्या है? एक प्रबल अम्ल है, मतलब ये पूर्ण रूप से वियोजित होकर के H+ आयन ज्यादा मात्रा में देता है। तो इसमें क्योंकि H+ आयन की मात्रा एसिटिक अम्ल की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, अतः इसमें रिएक्शन जो क्रिया है वो तेजी से होगी और इसमें ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस और जल्दी बनेगी। अतः परखनली ए में हमको बुदबुदाहट तेजी से महसूस होगी, और अतः यह तेजी से मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। परखनली बी में क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल, अतः ये H+ आयन कम मात्रा में उत्पन्न करेगा और यह अभिक्रिया इसमें धीमी गति से होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ताजे दूध के pH का मान 6 होता है और दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। तो बच्चों, हम जानते हैं कि दूध से दही बनने में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब दूध से दही बनता है तो किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का। अतः लैक्टिक अम्ल बनने के कारण इसका pH क्या हो जाएगा? 6 से कम हो जाएगा। जबकि ताजे दूध का कितना था? ताजे दूध का 6 था, लेकिन क्योंकि अम्ल बन गया तो अम्ल बनने की वजह से इसके pH का मान कम हो जाएगा। इसका pH 6 से कम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो ताजा दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? तो बच्चों, हम जानते हैं कि जब बेकिंग सोडा दूध में मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा क्षारीय होता है, तो यानी कि हमने दूध में क्या मिला दिया? क्षार मिला दिया। तो ताजे दूध के pH के मान को 6 से बदल के वो क्षारीय क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाने से दूध क्षारीय हो जाता है, और क्षार जो है वो दूध को अम्लीय नहीं होने देता, और जब इसमें अम्लीय गुण नहीं बढ़ेगा, अतः ये दूध लंबे समय तक खराब नहीं होगा। तो ये दूध को खट्टा यानी कि खराब लंबे समय तक नहीं होने देगा। अगला है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय है, और ये क्षारीय होने के कारण लैक्टिक अम्ल बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देगा। बच्चों, हम जानते हैं कि जब दूध से दही बनने में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्षार है, दूध में क्षार मिला हुआ है, तो ये लैक्टिक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया को, यानी कि दूध से दही जमने की प्रक्रिया को धीमा कर देगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? इसकी व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमने से रोकने के लिए आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि यह आर्द्रता के संपर्क में आने पर जल अवशोषित करता है, और जल अवशोषित करके ये किसका निर्माण करता है? जिप्सम का, जो कि एक कैसा है? बहुत कठोर पदार्थ होता है, और जिप्सम के निर्माण की वजह से ये क्या हो जाता है? जम जाता है, और फिर ये आगे हमारे इसको हम किसी चीज से इस बनाने में दिक्कत होती है। अतः प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण एवं जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं?
क्योंकि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, और दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। इसीलिए इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हैं ये NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि जब HCl के साथ क्रिया कराई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है जबकि HCl एक अम्ल है, यानी कि क्षारक की अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? NaCl जो कि एक लवण है और प्लस H2O यानी कि जल। इसी तरीके से KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कि जब HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट और प्लस जल का निर्माण होता है। और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? ये एक लवण है। तो यहाँ हमने देखा कि अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने का सोडा यानी धावन सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई में होता है। तो इसका एक उपयोग क्या है कि घरों में साफ सफाई में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। अब आता है बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं यानी कि NaHCO3, ये इसका सूत्र है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र होता है आग बुझाने वाला, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह एंटासिड का एक संगठक है। और बच्चों एंटासिड हम जानते हैं ये क्या होती है? एंटासिड जब उदर भाग में अपच की शिकायत हो जाती है तो एसिड ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिसकी वजह से हमें जलन का अनुभव होने लगता है। तो उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए जो औषधि दी जाती है, तो अम्ल के प्रभाव को उदासीन करने के लिए क्या दिया जाता है? कोई ना कोई क्षारक का प्रयोग किया जाता है। तो उस औषधि में मुख्य रूप से वो क्षारक होता है, तो वो क्या कहलाती है? एंटासिड, यानी कि जो एसिड के प्रभाव को कम कर दे। तो ये बेकिंग सोडा जो है ये एंटासिड का एक संगठक है, और यह क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। ये अम्ल को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, उसकी अधिकता को, उसके प्रभाव को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जलन में हमको राहत मिलती है। तो ये थे बच्चों इस पार्ट के पूरे क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे और आपने कॉपी पेंसिल लेकर के मेरे साथ साथ इनको सॉल्व भी किया होगा और आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।